Hello, good morning to all of you. Hello. Good morning. Yesterday I have told you this is the compressive stress you can see on the screen. ठीक है, तो ये पंच से प्रेशर दिया जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है. वी आर एडप्टिंग द फोर्स बाय द पंच, है ना. तो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप ऑन द टॉप सीट. टेंसाइल स्ट्रेस इधर की तरफ डेवलप होगा. नाउ द कंप्रेसिव स्ट्रेस, नाउ द इंटरनल स्ट्रेस, द इंटरनल जो ये है, ये दिस इज द इंटरनल, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर आया. फिर ये सब कंप्रेसिव. नाउ रेस्ट ऑफ द सीट विल बी अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है. ये आफ्टर कटिंग इट विल बी टेक ए पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट. तो क्या होगा कि जो लैंड एरिया है, नाउ दिस इज द एंगल एरिया. लेकिन क्या होता है कि हम लोग लैंड एरिया देते हैं, तो लैंड एरिया दैट विल बी द स्टेट. ठीक है. तो स्टेट में क्या रहता है कि 2 और 3 कंपोनेंट ऑलरेडी रहता है. तो मिनिमम जो हम लोग देते हैं, मिनिमम वी विल गिव द लैंड एरिया इज 6 mm. ठीक है, मिनिमम 6 mm and rest of the things will be in the angle. So angular clearance will be there. और डाई ओपनिंग किसको कहते हैं? डाई ओपनिंग है, दिस इज द एरिया ऑफ द डाई ओपनिंग. डाई ओपनिंग एरिया में क्या रहेगा कि 6 अप टू 6 mm तक स्ट्रेट रहेगा. अप टू 6 mm तक. ये फार्मूला पर डिपेंड करता है. फार्मूला इसका क्या है कि 3 into T. But if it is coming less than the 6 mm, you keep it a 6 mm. ठीक है, आप इसको 6 mm ही रखें. लेकिन क्या है कि आपका जो फार्मूला है, मान लिया हमने 1 mm का लिया सीट, 1 mm का सीट, यू टेक द 1 mm सीट, तो क्या होगा, इफ यू मल्टीप्लाई बाय द 3 इट विल बिकम द 3 mm. तो 3 mm क्या होगा, डाई लाइफ डिक्रीज कर जाएगा. सो द मिनिमम अमाउंट रखा गया है, their minimum amount should be the 6 mm. Up to 6 mm it will be okay. But after जैसे मान लीजिए कि आपको 0.5 की सीट है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 into T करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1.5 mm. तो 1.5 डाई लाइफ विल बी डिक्रीज. 1.5 देने के बाद डाई लाइफ डिक्रीज कर जाएगा. इसीलिए हम लोग बढ़ाने के लिए एक मिनिमम रखा हूँ. मिनिमम शुड बी 6 mm. ठीक है. तो ये क्या रखा है सर? डाईलैंड यहाँ पर आपका स्टेट होता है. ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे स्टेट होता है डाईलैंड. यहाँ पर एंगुलर दे दिया है, सिर्फ एंगुलर दिखाने के लिए दिया है. लेकिन जो है सो डाईलैंड क्या होता है कि हम लोग 6 mm रखते हैं अप टू थिकनेस ऑफ द सीट. थिकनेस जो ये है आपका डाई, उसके अंदर 6 mm तक स्ट्रेट रहेगा. ठीक है, स्ट्रेट रहेगा, यहाँ स्ट्रेट रहेगा. बट उसकी जो फार्मूला है 3 into T, दिस इज द फार्मूला ऑफ द डाईलैंड. 3 into T, T मीन्स सीट थिकनेस. ठीक है. तो ये आप देखो, यहाँ पे क्या है कि आप इस जगह पे आप देखो, इधर क्या है, टेंशन ले रहा है. सर ये इस प्रकार से रहता है क्या? ये मैं एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ. हाँ हाँ, नहीं, हाँ हाँ, यस, हाँ हाँ, यस. तो आपका स्ट्रेट पोर्शन विल बी द 3 into T. ठीक है, तो उसको कहते हैं डाईलैंड. क्या नाम है? डाईलैंड जो है ऑलवेज 3 into T के बराबर होता है. लेकिन हम लोग डाईलैंड को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने जो है उसको नहीं, डाईलैंड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 6 mm मिनिमम रखते हैं. चाहे 1 mm की सीट हो, 0.5 की सीट हो, या
1.5 mm की सीट हो, मिनिमम हम लोग 6 mm ही रखते हैं, ठीक है। तो इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट विल बी मोर, देन द टेंशन विल बी मोर ऑन द स्टेट पोर्शन। तो टेंशन जो है, अगर आपने रखा स्टेट पोर्शन ज्यादा, तो थिकनेस अगर आपने कम यूज किया, 0.5 की सीट आप यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सीट इसमें ज्यादा आएंगे। तो नंबर ऑफ सीट स्टेट पोर्शन में ज्यादा आएंगे तो क्या होगा कि टेंशन जो फोर्स पड़ेगा, टेंसाइल फोर्स जो वाल में डाई ओपनिंग एरिया में जो टेंशन फोर्स एडॉप्ट होगा, वो दैट विल बी द हाई, बट इट इज नॉट द टू मच, बट approximately it will be high, but it can minimize। तो आपको 6 mm तो रखना ही रखना है। फिर आपको ये भी बताया था हमने कि ये जो है आपका जो एंगल है, एंगल कितना होना चाहिए आपको, राइट एंगल से ये जो है सो आपको ये सिर्फ 1/4 है, 4 डिग्री होगा। जितना कम थिकनेस का है, थिकनेस अगर कम है तो डाइलैंड कम, डाइलैंड बोलते हैं एंगुलर क्लियरेंस कम दे, और अगर थिकनेस सॉफ्ट मटेरियल है तो इसकी एंगल को आप बढ़ा दें, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप जो है सो क्या दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका ये एंगुलर क्लियरेंस, ठीक है। तो हमने 2 चीज बताया था, एंगुलर क्लियरेंस के बारे में बताया था, और ये भी बताया था आपको कि सफिशिएंट क्लियरेंस, इनसफिशिएंट क्लियरेंस, और बताया था आपको एक्सेस क्लियरेंस। तो ये सब 3 के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद बताया था हमने कि पंचेज के बारे में बताया था कि आप जो है किस पियर्सिंग में आपको क्या साइज रखनी पड़ेगी, आप जो है कैसे क्या करेंगे। तो आपको इसमें क्लियर है, ये आपको क्लियर है, ये जो बताया हमने क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए क्लियर है कि नहीं, सबको ये क्लियर है? क्लियर। ये जो है सिर्फ ये स्टॉक मटेरियल है, स्टॉक मटेरियल माने सीट, ठीक है। तो सीट है, ये सीट है। सीट में क्या डेवलप होगा आफ्टर प्रेशर के बाद, आप जो पंच प्रेशर देंगे वो डबल क्या होगा, डेवलप, आप वो चीज देखें इसमें, ये चीज बताया गया है। तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि हाँ जो है टेंशन में कौन सा रहता है, टेंसाइल स्ट्रेस में कौन सा रहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में कौन सा रहता है एरिया। तो इससे आपका ये पता चलता है। नाउ मैंने ये भी बताया था कि आपका जो ब्लैंकिंग है, ब्लैंकिंग साइज एटलीस्ट जो आपका ब्लैंक साइज मींस जो ब्लैंक साइज आपको काटना है, ब्लैंक साइज इक्वल टू डाई साइज। मैंने ये भी बताया था आपको, ब्लैंक साइज इक्वल टू डाई साइज। डाई साइज का वही साइज होगा जो ब्लैंक का साइज, ठीक है। पंच साइज पियर्सिंग में क्या होता है कि पंच साइज इक्वल टू होल साइज। जो होल साइज मांगा है आपको कंपोनेंट, हम कोई भी आधार क्या मानते हैं, कोई भी आधार क्या है, किसी भी कंपोनेंट सबसे पहला आधार है। कंपोनेंट या कंपोनेंट की ड्राइंग हो, 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा कि कंपोनेंट या कंपोनेंट की ड्राइंग होना जरूरी है आपके पास। अगर कंपोनेंट की ड्राइंग आपके पास है और तभी आपकी डिजाइन आप पेस्ट टूल की कर सकते हैं, या कंपोनेंट की ड्राइंग हो या आपके पास कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट है तो फर्स्ट यू चेक इन द क्यूसी डिपार्टमेंट, और क्यूसी डिपार्टमेंट से चेक करने के बाद जो आएगा सेम पैरामीटर यू कैन ड्रॉ इन द ड्राइंग, ठीक है। उस सेम पैरामीटर को आप ड्रॉ कीजिए ड्राइंग में, और उसको जो है आपको कस्टमर से एक क्लैरिफिकेशन लेना है कि इसकी टॉलरेंस क्या होगी, प्लस होगी माइनस होगी, ये जरूरी है कस्टमर से क्लैरिफिकेशन लेने का। हो सकता है कि होल साइज 10 mm का है, उसको चाहिए +0.2 में, तो आप उसके अनुसार से ही टॉलरेंस रखें। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें टॉलरेंस बहुत मायने रखता है। जब भी आप जो है टॉलरेंस, जैसे फर्स्ट स्टेप समझे, तो जो है स्टेप पहला है कि इसकी टॉलरेंस क्या है कंपोनेंट की। जो आधार आपका आधार, मैंने एक चीज बताया कि यहीं से आपका स्टार्ट होगा आपका डिजाइन,
ठीक है, कंपोनेंट से ही डिजाइन स्टार्ट होता है। कंपोनेंट जब तक हाथ में नहीं होगा आप डिजाइन स्टार्ट नहीं कर सकते। कंपोनेंट होना चाहिए या उसकी ड्राइंग होनी चाहिए, दो में से एक। सर पियर्सिंग में जो पंच साइज रहेगा हाँ। वो मतलब जैसे पियर्सिंग में तो अपना कंपोनेंट ये रहेगा, शीट रहेगा, हम्म तो इसमें हम्म। सर क्लियरेंस डाई में देंगे ना? हाँ, क्लियरेंस डाई में होगा तो पियर्सिंग की। उसमें होल का जो डायमीटर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा अपने को जो चाहिए, वो रिक्वायर्ड डायमीटर? तो आप क्या कीजिए, जो पंच का डायमीटर आया 2 हम्म। इंटू क्लियरेंस, ठीक है, 2 इंटू पर साइड क्लियरेंस है ना, हाँ क्लियरेंस सर। आपकी जो दिया हुआ है वो पर साइड है, 2 इंटू क्लियरेंस कर दीजिए। तो दोनों साइड अगर राउंड है तो ठीक है, जी जी। अगर ये स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है तब भी आपको उसको आपको डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर मतलब पंच को हाँ, भी बड़ा रखना पड़ेगा सर एक्चुअल साइज से? किसको, पंच को? जैसे मुझे 20 का होल बनाना है किसी शीट में, हाँ ठीक है, 20 का, तो ठीक उसके है। लिए पंच का साइज जो है वो मैं क्या रखूंगा सर? पंच का साइज 20 ही होगा। 20 सेम 20 सेम ही रहेगा। हो, हाँ सेम। सेम। हाँ, बाकी जो क्लियरेंस है वो मैं जो उसमें दे क्लियरेंस है वो दूंगा, डाई में चला जाएगा। क्योंकि सर वो टेंसाइल के कारण जो है वो खिंचाव के कारण हाँ उसका हाँ डायमीटर कम हो जाएगा ना सर, हाँ हाँ हाँ। पियर्सिंग में। हम्म। तो ठीक है। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। दूसरी चीज ये कि मैंने ये भी बताया था कि बर एरिया किधर होगा, बताया था आपको, सबको बताया था मैंने, बर एरिया ब्लैंकिंग में किधर होगा और पियर्सिंग में किधर होगा, किस साइड आपकी ब्लैंकिंग में होगा, किस साइड आपका पियर्सिंग में होगा बर एरिया। जिधर आपका क्रैक फॉर्मेशन है, जिधर आपका जो आपको क्रैकिंग होता है, आप पहले मैंने बता चुका हूँ कि आपका क्रैक फॉर्म आपका उस साइड होगा जिधर, और क्रैक के साइड में ही आपका ये जो आपका ये रहेगा, थर्ड स्टेज जो कहता है फ्रैक्चर कहता है, जो थर्ड स्टेज है वो फ्रैक्चर आपका जिस साइड है फ्रैक्चर है उसी साइड बर रहेगा। हमेशा एक चीज याद रखिए, जिस साइड फ्रैक्चर है उसी साइड बर रहेगा। ठीक है। तो आपका जो ब्लैंकिंग में है वो बर किधर रहेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ब्लैंकिंग में बर किधर रहेगा, ऊपर की तरफ। जो कंपोनेंट में जो बर आएंगे वो आपका किधर रहेगा, ऊपर की तरफ। और जो पियर्सिंग में जो बर आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, ये जो है आपका फ्रैक्चर एरिया है, जो जो ब्लैक से डिसाइड किया गया है वो आपका फ्रैक्चर एरिया है। और जो जो सरफेस क्लियर नजर आ रहा है, जो क्लीन नजर आ रहा है वो है आपका कटिंग एरिया। ठीक है, कटिंग एरिया जिसको कहते हैं आप पेनिट्रेशन एरिया। ये सेकेंड कंपोनेंट में सर ब्लिंकिंग और पियर्सिंग दोनों हुआ है ना सर? हाँ, ये कंपोनेंट में ब्लैंकिंग और पियर्सिंग दोनों हुई। ठीक है, ब्लैंकिंग भी है पियर्सिंग भी है, लेकिन ये चीजें जो है आपको, ये देखिए यहाँ पर बर एरिया बॉटम में है ना, जो ब्लैक जो नजर आ रहे हैं वो बर एरिया बॉटम में जी। है। यहाँ पर जो ब्लैंकिंग में है वो बर एरिया आपको जस्ट ऊपर है। देखिए, ब्लैंकिंग में बर एरिया ऊपर है, क्योंकि जो क्लियरेंस दिया जाएगा वो किसमें दिया जाएगा, ब्लैंकिंग के पंच में दिया जाएगा। ठीक है, पंच ऑफ द ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक का जो पंच रहेगा उसी में आपका दिया जाएगा क्लियरेंस। और जो डाई की जो साइज होगी वो क्या होगी कि एज इट इज, जो आपकी कंपोनेंट की जो साइज है वो आपकी डाई की साइज होगी। ठीक है, क्लियर? यहाँ क्लियर है कि नहीं पहले ये बताइए, यहाँ क्लियर है कि नहीं? अगर ये पोर्शन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर। ठीक, अब आता है कि हम लोग किसी किसी केस में देखते हैं कि सीट थिकनेस हमने ज्यादा यूज कर दिया। इफ यू यूज द मोर देन 3 mm और 5 mm और ये 2 mm आपने सीट को यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये भी कंडीशन आ सकती है कि आप जो सीट यूज कर, अच्छा इसके बाद, सॉरी, हमने जो है सो क्लियरेंस के बारे में बोला था। क्लियरेंस ये, दिस इज द फार्मूला ऑफ द क्लियरेंस, है ना। आपको आप बोले थे कि सर आप दिखाइए फार्मूला क्या है, आप दिखाए नहीं सर, ये देखो, दिस इज द फार्मूला।
ठीक है, सीयरिंग स्ट्रेस इन केजी पर एमएम स्क्वायर सेम यहाँ पर यूज हो जाएगा। नाउ एस मटेरियल थिकनेस, जो एस है वो मटेरियल थिकनेस है, या टी रखिए एस रखिए, दोनों ही एक है, ऐसा नहीं कि टी। ये टी बी ये जो दिया हुआ है वो आपका शियर स्ट्रेस डिनोट करता है। नाउ अभी जो फार्मूला हमने जो बताया थंब रूल एंड ये बताया दिस फार्मूला, आप दोनों पे हमारी फार्मूला को सेट करेंगे तो आपको यही आएगा जो आपका इसमें दिया हुआ है, जो आपका टेबल में दिया हुआ है सेम आएगा। नो चेंजिंग अंडर द टेबल, उसमें टेबल में कोई चेंजिंग नहीं होगा जब आप फार्मूला को पुट करोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपने कल बोला था, इसीलिए मैं आपको आज क्लियर बता रहा हूँ, आज मैंने उसको बोला है कि देने के लिए। ठीक है, आपकी ये चोरी खत्म हो गई ना। अब आता है कि तीसरा, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जो जो चीज जरूरी है वो आप जानिए। कहता है जब हम किसी, मान लिए हमारे पास 20 टन के प्रेस मशीन है, ठीक है, 20 टन के आपके पास प्रेस मशीन है। नाउ द क्या होता है, किसी में शेयरिंग फोर्स जिसको कहते हैं ना, शेयर करने के फोर्स जो है आपके, जब आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब शेयरिंग फोर्स आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको शेयरिंग फोर्स कैलकुलेट करने का कैलकुलेट आपका निकल रहा है 25 टन। नाउ यू हैव ए ओनली 20 टन मशीन, देन जो है क्या होगा आपको कि रिड्यूस द लोड, आपकी सीट थिकनेस भी वही है, सब कुछ वही है, देन हाउ यू कैन रिड्यूस। तो अभी आपको इसमें क्लियर नजर आएगा कि जब हम, अब किसमें हम एंगल देंगे, ये देखिए इसमें भी एंगल हमने दिया है, इस टाइप का एंगल भी दिया है और ऐसा भी एंगल दिया है, ये देखिए। तो जब आपका ब्लैंकिंग एरिया हो उसमें आपको इस टाइप का एंगल देना है, ठीक है, इस टाइप का एंगल देना है, एंगल आपको फॉर रिड्यूसिंग द लोड ऑफ द प्रेस। ठीक है, प्रेस को, लोड को रिड्यूस करने के लिए जो है आपको यूज करना है ये। ठीक है, तो ये आपको एंगल जो डिफरेंट, जैसे जैसे मान लिया आपको ब्लैंकिंग काटना है तो डाई में दीजिए, आप पियर्सिंग काटना है तो आप पंच में दीजिए। ठीक है, आपको पियर्सिंग करना हो तो पंच में दीजिए एंगल, और आप अगर आपको ब्लैंकिंग करना हो तो डाई में दीजिए। तो ये जो है आपको जो मैं दिखाया हूँ ये फॉर रिड्यूसिंग द लोड, ठीक है, लोड ऑफ द प्रेस, प्रेस की लोड को रिड्यूस करने के लिए आप कर रहे हैं। ठीक है, जो आप जैसे मान लिए कि आपने 20 टन का प्रेस रखा है तो उसमें मोटर कितना यूज होता है आपने में पढ़ा होगा, चाहे पढ़ा होगा या तो पढ़ लिया। जब हम कोई चीज मैकेनिकल प्रेस में हम यूज करते हैं, जब आप प्रेस टूल यूज करते हैं तो आपको जो है 20 mm का 20 टन का प्रेशर डालना है, तो आप जो है 3 HP का मोटर यूज करेंगे। कितना? 3 HP। ठीक है, 3 HP का मोटर। जब आपको 50 टन का मोटर ये है आपको प्रेस मशीन, तो उसमें आपको 5 to 6 HP आप यूज करोगे। ठीक है, तो दिस इज द मतलब कि बेसिक, मतलब कि आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लिया आपका प्रेस मशीन काम नहीं कर रहा है, आपकी लोड नहीं ले रहा है, तो आप हमेशा याद रखना कि इसकी जो मोटर कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ती है। अब बढ़ानी हम इतना ना बढ़ा दें कि मोटर कैपेसिटी जो है सो तो उसके अंदर जो ये है पार्ट वो उस पर इफेक्ट आ जाए, तो इसीलिए उसको रखा गया है कि आप जब आप टेक्निकल प्रेस में खास करके आपको जब 20 टन की प्रेस हो तो आप 3 HP का मोटर यूज करें। जब 50 टन का जो प्रेस में ये है उसमें आप जो है यू कैन यूज द 7.5 HP मोटर। ठीक है, मोटर तो सभी में होंगे, बिना मोटर का तो चलेगा नहीं मैकेनिकल। ठीक है जी।
तो आपको ये चीजें जो है कहता है रिड्यूस, जब आप रिड्यूस करते हो किसी लोड को, जब रिड्यूस करते हो तो क्या होगा कि देखो सीजर कितना जल्दी इजी काट देता है, आपने सीजर को देखा है, एक एक करके आपका जो जितना भी कटिंग का रेंज हो उसने सीजर को काट देनी है। क्यों? क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एंगल में फोर्स, एंगुलर फोर्स लग रहा है उसमें सीजर में, इसीलिए वो इजीली कट जाता है। इसमें भी एंगुलर फोर्स लगता है। देखिए आप एंगुलर फोर्स जब आप पंच से प्रेशर देंगे तो आप धीरे धीरे कटेगा, जैसे जैसे पंच आपके डाई के कांटेक्ट में आएगा, डाई के एज के कांटेक्ट में आएगा तो कटिंग करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इस अनुसार से हम देखिए किस हिसाब से देते हैं सर, मतलब कितना शेयर स्ट्रेस के हिसाब से, थिकनेस के नहीं हिसाब नहीं से? नहीं नहीं नहीं, इसका एक सीधा ये है कि हाफ डिग्री टू 1.5 डिग्री, ठीक है, हाफ डिग्री टू 1.5 डिग्री, ठीक है। तो ये चीजें आपको ज्यादा नहीं देना है, ज्यादा देने से कोई ये नहीं करेगा आपको, नहीं तो डायमेंशन में इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि हमको रिड्यूस करना है लोड, तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे। हालांकि इसका यूज डिजाइन में नहीं होता, ये जो है मैन्युफैक्चरर जो बनाता है वो वहां यूज करता है। ठीक है, क्योंकि उसको जो है प्रोडक्शन निकालनी रहती है तो उसे यूज करनी है, डिजाइन में इसका यूज नहीं होता। दे आर सिंपली डू द डिजाइन, लेकिन उसको ये नहीं बताएंगे कितना एंगल देना है। एंगल आपको खुद देना है कि कितना डिग्री एंगल जाएगा। ठीक है, ये दोनों साइड से एंगल दिया गया है इसमें, देखिए दोनों साइड से, इस साइड से भी एंगल है और इस साइड से भी एंगल है ना। अभी पंच में देखिए, पंच में दिया गया है एंगल यहाँ पे। ठीक है, जो एंगल है वो पंच में दिया गया है, दोनों साइड पंच में दिया गया है, इतना हम दे ताकि वो आसानी से काट पाए। तो आप उसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप सीजर, है ना, सीजर आपके पास तो सभी के पास होंगे, जितना मोटा ये हो उतना आपको देखेंगे, आप कपड़े जितने मोटे होते हैं वो तो सबको काट देते हैं सीजर। तो ये होता है आपको एंगल देने से। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप आगे इसके बारे में नहीं पूछेंगे कि एंगल क्यों दिया जाता है सर। ठीक है, क्लियर? यहाँ लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लोड ऑन द प्रेस द पंच एंड और डाई इज गिवन इन द एंगल ऑफ शियर। ठीक है, शियर टू कॉज द ग्रेजुअली शेयर, माने ग्रेजुअली शेयर करने के लिए ही दिया गया है वो चीज। ठीक है, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपका ब्लैंकिंग जो रहेगा, ब्लैंकिंग के समय आपको एंगल डाई में देनी है और पियर्सिंग के समय जो है आपको पंच में देनी है। ये आप इतना क्लियर ध्यान रखें। ठीक है, ज्यादा देने से आपको इफेक्ट आएगा कंपोनेंट की डायमेंशन में, तो इसलिए कम से शुरू कीजिएगा, 1.5 पे से शुरू कीजिएगा, अगर उससे ज्यादा जरूरत पड़ी तो 1 और 1.5 या मैक्सिमम जा सकते हैं तो 2, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्लियर? यहाँ ये क्लियर है एंगल? ओके सर। नहीं क्लियर हो तो बता दो। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका किसी को डाउट ना? तीसरा देखिए होता है सी का फीड होता है, ये सिंगल है, सिंगल रो एंड सिंगल फीड, रो भी सिंगल और फीड भी सिंगल। ठीक है, सिंगल रो सिंगल फीड, इसको कहते हैं सिंगल रो सिंगल फीड। यहाँ कहते हैं, देखो यहाँ पे भी वही है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, सिंगल रो एंड सिंगल फीड। आप जो है यहाँ ये क्या है, ये आपका डबल रो, यहाँ पर डबल रो है। ठीक है, डबल रो डबल फीड, डबल रो डबल फीड, देखिए डबल रो डबल फीड, ऐसा नहीं कि जो है आपका यहाँ पे आपको ये जो है डबल है तो यहाँ पर ब्लैंक ये होगा, वहां भी ब्लैंक होगा, इधर भी ब्लैंक होगा, उधर भी होगा, नहीं, एक ही ब्लैंक है। उसको क्या कहते हैं, सीट को रोटेट कर देते हैं,
सीट को जिस साइड से फीड कर देते करते हैं, जस्ट उसके उल्टे साइड से हम इसको जब फीड करेंगे तो इस टाइप से कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया डबल रो डबल फीड। ठीक है, डबल रो डबल फीड। सर ये चित्र मतलब क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सीट, समझे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीट। आप देखिए, अब सपोज मान लिए कि आप ये एरिया तो आपका वेस्टेज चला जाता, ये एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ ये एरिया तो वेस्टेज चला जाता ना, है? सिंगल रो अगर सिंगल फीड करेंगे तो ये क्या होगा, ये एरिया हमारा वेस्टेज चला जाएगा, यहाँ से जो ए एरिया है वो वेस्टेज चला जाएगा ना। इसको क्या कर रहे हैं हम कि उसी में हम लोग क्या, इसको हम लोग उसी में इसको कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल रो सिंगल फीड डबल फीड, ये है डबल रो डबल फीड, ये जो है आपका ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीट। ठीक है, जब आपको पूछा जाएगा कि आपने सीट कितना यूज किया, परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है, तो जब आप बोलोगे कि सर परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन तो 30% आ, तो कहेगा कि तुम बड़ा बेवकूफ हो जो आपने इस टाइप से डिजाइन किया कि 30%। तो जितना आना चाहिए, माने मोर देन 60% अगर आपका यूटिलाइजेशन आता है तो आपका ओके। ठीक है, मोर देन 60% ऑफ द सीट, सीट के 60% यूज होना चाहिए, समझे, तो आपको माना जाएगा कि ये दिस इज द बेस्ट लेआउट ऑफ द ये डिजाइन। ठीक है, तो आप इसमें देखो, आप खुद ही आप एक इस साइड कंपोनेंट निकल रहा है, एक दूसरी साइड कंपोनेंट निकल रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम कि एक बार ले लिया हमने, फिर उसको उल्टा करके सीट को उसके बाद दूसरी साइड से लिया, तो क्या होगा कि ये जो पोर्शन है आपका ये उसी के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीट। ठीक है, क्लियर है ये, आप लोग बताइए। मैक्सिमम मतलब कि ज्यादा से ज्यादा शीट में सीट का यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सीट ये तो जरूर दिखाना चाहिए आदमी को। सबसे पहला फर्स्ट जो कैलकुलेशन है डिजाइन का जो सबसे पहला कैलकुलेशन है वो यही है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीट। तो पहले वाले ये सर जैसे पहला जो चित्र दिख रहा है इसमें क्या हाँ, मतलब कम यूटिलाइज हो रहा है ना पहले हाँ वाले देखो, पहले जिसमें वाले में स्पीड क्या लिखा है, है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा भी नहीं मिल रहे पहले जो ऊपर जो फर्स्ट रो हैं। में दिख रहा है वो हाँ 3 हाँ पीछे। हाँ हाँ, ठीक है, इसमें क्या है कि आपने जो इतना एरिया जो वेस्टेज गया तो आपका, ठीक है, ये एरिया, यहाँ से एरिया जो वेस्टेज गया ये आपका इसमें जो है वेस्टेज नहीं जा रहा ओके ओके है ना, ये एरिया आपका यूज हो रहा है, जो यहाँ से जो ये एरिया है आपका यूज हो रहा है, ये तो आपको इसमें भी लग रहा है। ठीक है, जो दोनों साइड जो मार्जिन है, ये दोनों साइड जो मार्जिन है ये तो इसमें भी आपको लग रहा है ना, ठीक। लेकिन अच्छा इसमें अपना ये कंपोनेंट सर क्या है ब्लैंक नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा निकल रहे हैं, आप उतना ही एरिया में इसमें नंबर तो ऑफ कंपोनेंट। मतलब अपना जो वर्क पीस है वो क्या है ब्लैंक है कि ये स्लेग कौन सा है? ब्लैंक ब्लैंक, ब्लैंक है ना ठीक है। ये पूरा ब्लैंक कर रहा है, ये पूरा ब्लैंक ही है। ठीक है, तो अब क्या किए हम, डबल फीड और डबल रो में क्या किया हमने, डबल फीड और डबल रो में मैंने क्या किया कि नंबर ऑफ कंपोनेंट भी ज्यादा मिल गए और हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीट। नहीं तो क्या होगा, ये अब स्क्रैप में डाल देंगे। ठीक है, स्क्रैप में डाल देंगे, इसको आप क्या करेंगे, इसके बाद स्क्रैप में डाल देंगे, स्क्रैप क्या करेगा, वेट करके चला जाएगा लेकर के, वो किसके भाव में जाएगा, जो जो कबाड़ी लोग बेचते हैं उस भाव में चला जाएगा ना, उस सीट को हम यूज ही क्यों ना कर लें, अगर कॉस्ट सीट है तो आपको यूज करना ठीक है। इसका स्टार्ट है, आवाज कर रहा है किसी का, ये देखो, हेलो सर। हाँ हेलो, बोलो। एक मिनट, नहीं, ठीक है जी, तो आपके जो
हाँ, तो अभी आपको मैंने बताया। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि जैसे आपने डबल यहाँ पर सिंगल लो सिंगल फीड भी कर सकते हो आप। सिंगल रो सिंगल फीड में क्या होगा, डबल ब्लैंक हो जाएगा, समझे। सिंगल रो एंड सिंगल फीड में क्या हो जी सर, जाएगा आपका, तो 2 पंच इस्तेमाल करेंगे। दो पंच इस्तेमाल करेंगे और डबल ये हो जाएगा डाई, डबल डबल है ना। डबल डबल तो आपको बाकी आपको टाइमिंग कम लगेगा। लोड बढ़ जाएगा लेकिन हाँ, सर लोड इसमें। बढ़ जाएगा इसमें, इसमें लोड बढ़ जाएगा। उसमें लोड जो है सो एज इट इज रहता है, सिर्फ टाइमिंग आपका इंक्रीज कर जाएगा, टाइम जो रहता है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो टाइम इज ए मनी, आप समझते हो ना। जी टाइम इज ए मनी। अब जो है यहाँ पे आपको ये भी दिखाया गया इस सीट में, देखिए आपको फीट, फीट कितना होता है, बस इतना, कितना, जो सीट की लेंथ है प्लस आपका जो जो ब्रिज एरिया है वो, समझे। तो फीड इतना ही होगा, और वन कंपोनेंट के लिए आपका फीड कितना होगा, आपको कंपोनेंट लेंथ या कंपोनेंट विड्थ जो भी आप इस एरिया में रखेंगे, और प्लस ब्रिज, जो दोनों के बीच में आप जो है सीट का पोजीशन छोड़ेंगे, दैट इज द ब्रिज। ठीक है, दोनों साइड जो छूटता है वो दैट इज द मार्जिन, ये मार्जिन हुआ ना। ये जो है आपको जो बीच में जो छूटता है वो आपका ब्रिज एरिया हुआ, जैसे यहां से यहां तक जो है ब्रिज एरिया हुआ। ठीक है, और ये जो एरिया है यहाँ से ये एरिया क्या कहते हैं, मार्जिन का एरिया। क्या कहते हैं हम लोग, मार्जिन। जैसे पेपर में मार्जिन छोड़ते हो ना, कि नहीं छोड़ते हो, तो पेपर में जैसे मार्जिन छोड़ते हो इसी तरह से सीट में कटिंग, आप वो चीज जरूरत क्यों है वो बाद साइड में, मार्जिन। साइड मार्जिन वो क्यों हमने जो है सो क्यों छोड़ते हैं, वो क्यों देते हैं साइड मार्जिन। ऐसा भी तो हो सकता है कि साइड मार्जिन ना दे। सर, वो पेज अपन लिखते हैं और उसको मोड़े तो ताकि वो दिख जाए, ताकि वो अक्षर छुपे नहीं उसमें बीच में, ठीक। इस कारण से भी देते हैं थोड़ा सा उसको। वो प्लस सीरियल नंबर डालना हो उसके लिए भी देते हैं। सर पर्पस, प्रॉपर लेंथ के लिए और आप प्रॉपर डिजाइन के जो लिए। है आप पहले ये बताइए, आप कॉपी में मार्जिन क्यों छोड़ते हैं, इतना बता दीजिए। सर प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर डिजाइन और सिस्टमैटिक होने के लिए, नहीं, नहीं, चारों तरफ से। हेलो नहीं, नहीं। तो सर देखिए, टेक्निकली क्या रहेगा। टेक्निकली ये है कि जब आप इस पर जो है लोड डाल रहे हैं, उसी तरह से आप पेन से पेपर पे लोड डालते हैं, पेन से क्या करते हैं, पेपर पर आप लोड डालते हैं, तो क्या होता है, ये एरिया बेंड होने के चांसेस रहते हैं ना, बेंड होने के चांसेस रहते हैं ये एरिया। यस सर। ये एरिया जब बेंड होने के चांसेस रहते हैं, सेम चीज वहां रहता है। वहां पर दो पर्पस से करते हैं पेपर में। पर्पस ये रहता है कि कुछ किसी को कमेंट्स पास करना हो तो मार्जिन पर कमेंट्स पास करें, है ना। दूसरी चीज ये कि अगर हम किनारे लिखेंगे तो क्या होगा कि ये जो है मान लिए पेन से लिख रहे हैं तो उस पर ज्यादा ये प्रेशर ना पड़े, नहीं तो ये फट जाएंगे, इसीलिए ना है। ये जो है अगर मैं शुरू से लिखूं, पेज के किनारे से लिखूं तो क्या होगा, उसके फटने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो दो पर्पस उसमें रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है पर्पस एक है, ताकि ये एरिया बेंड ना हो। ठीक है, ये एरिया जो है वो बेंड ना हो, तो इसीलिए हमने जो है दोनों साइड मार्जिन को छोड़ दिया। ठीक है, अब उसका हम डिजाइन बताएंगे कितना छोड़ते हैं, क्या करते हैं। ऐसा नहीं कि जो है उसका फार्मूला नहीं है, हर चीज का फार्मूला है, बिना फार्मूला का कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हर चीज का फार्मूला है, जिस तरह से आपको क्लियरेंस का फार्मूला है उसी तरह से ये भी है। ठीक है, अब आता है ये चीज तो मैंने बता दी। अब दूसरा चीज आता है कि आप ये चीज जो है आपको ये क्लियर है सबको, ये क्लियर यस है। सर। हाँ सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि ये जो पूछा जाता है इंटरव्यू में वो ये पूछा जाता है। देखिए, हमने अपने हाथ से लिख के डाल दिया है, प्रोग्रेसिव टूल। तो टाइप्स ऑफ टूल में 4 टाइप्स के टूल आते हैं, सिंपल टूल, प्रोग्रेसिव टूल, कंपाउंड टूल, कॉम्बिनेशन टूल, है ना। 4 टाइप के टूल आए,
सिंपल टूल पहला, फर्स्ट सिंपल टूल, दूसरा प्रोग्रेसिव टूल, तीसरा कंपाउंड टूल और चौथा है कॉम्बिनेशन टूल। सिंपल टूल में कोई भी होगा वो सिंगल ऑपरेशन ही होगा, सिंगल स्टेशन, एक ही स्टेशन रहेगा उसमें और एक ही ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड द सिंपल टूल। चाहे वो बेंडिंग हो, चाहे वो आप सिंपल टूल को बेंडिंग टूल भी बोल सकते हैं। चाहे वो सब मान लिए कि बेंडिंग हो रहा है तो उसको सिंपल टूल ही बोलेंगे, क्योंकि हम एक ही ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए बेंडिंग टूल उसको बोलते हैं। कटिंग और ये कर रहे हैं, पियर्सिंग कर रहे हैं, या आप दूसरा कुछ कर रहे हैं, निबलिंग कर रहे हैं या आयरनिंग कर रहे हैं, तो उसमें उसको आप सिंपल टूल ही बोलेंगे। ठीक है, तो और जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ड्रॉ भी सिंपल टूल के अंदर ही आया। सिंपल टूल क्यों आया? क्योंकि एक ही स्टेशन, एक्चुअली जो है सो 4 टाइप के ही टूल होते हैं जनरली। सिंपल टूल, कंपाउंड टूल, सिंपल टूल, फर्स्ट सिंपल टूल आएगा, उसके बाद प्रोग्रेसिव टूल आएगा, उसके बाद कंपाउंड टूल, फिर कॉम्बिनेशन टूल आएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे जो है गलत लिख दिया, सॉरी। ये फर्स्ट में आएगा पहला सिंपल टूल, उसके बाद आपका प्रोग्रेसिव। मैंने इसका डेफिनेशन भी दिया है, आप कृपया करके लिख लेंगे। सिंपल टूल का डेफिनेशन है एनी सिंगल ऑपरेशन, एनी सिंगल ऑपरेशन, मतलब ये नहीं डिसाइडेड है कि पियर्सिंग है या ब्लैंकिंग है या आपका बेंडिंग है या ड्रॉ है। एनी सिंगल ऑपरेशन इन ए सिंगल स्टेशन, ठीक है, सिंगल स्टेशन इन ए सिंगल स्टॉप, ठीक है, इन ए सिंगल स्टॉप इज कॉल्ड द सिंपल टूल। ठीक है, इज कॉल्ड द सिंपल टूल। Any single operation in a single station of a single stop, सिंगल स्टॉप के कारण जो है कोई भी सिंगल ऑपरेशन और सिंगल स्टेशन में हो रहा है तो उसको कहते हैं सिंपल टूल। चाहे वो बेंडिंग हो, चाहे ड्रॉ हो, या आपका किसी तरह का कोई भी फॉर्मिंग टूल हो, तो उसको कहते हैं सिंपल टूल। हेलो सर। हाँ, हेलो, बोलो। सर मैं ये जानना चाह रहा था, ये अपने जैसे आपने बताया अभी सिंगल टूल और ये कंपाउंड टूल, अभी इनके एग्जांपल्स अपन कैसे सेट कर सकते हैं कि सिंपल टूल्स में कौन से आते हैं, कंपाउंड में? जैसे जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे जी। मान लिए कि आपका सिंपल टूल है, ठीक, जैसे आप सिर्फ पियर्सिंग कर रहे हैं, ठीक, पियर्सिंग जब कर रहे हैं तो क्या है, सिंगल ऑपरेशन है ना, किसी भी सीट में आप एक पियर्सिंग ही सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। एक ही टूल में आप जो है एक ही स्टेशन कर रहे हैं और एक ही ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आपका कोई भी टूल, इस टाइप के जो किसी भी टूल को कहेंगे हम सिंपल टूल, ठीक है। इसीलिए मैंने ये जो है आपका डेफिनेशन को तैयार किया है। सपोज मान लीजिए एक सीट है, उसमें एक ही होल डालना है, तो उसके लिए मान लिए सीट तो हजारों सीट है, उसमें सब में एक एक मैंने फिक्सर बना लिया, फिक्सर टाइप का, उसी में मैंने जो है एक वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, फिक्सर बना करके, और एक पंच लगा दिया और एक डाई में होल काट दी, और उसमें हम सिंगल ऑपरेशन सिर्फ होल होल करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो सिंपल टूल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। हाँ, उसको आप दूसरे तरीके में, बेंडिंग अगर हो रही है तो बेंडिंग टूल भी बोल सकते हो, सर ये ड्रॉ टूल प्रोग्रेसिव भी बोल में सकते हो। नहीं जैसे नहीं नहीं, नहीं प्रोग्रेसिव में सर मतलब हर स्टेशन पे अलग अलग ऑपरेशन होगा? पहले सिंपल सिंपल टूल ओके। समझो, उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, पहले सिंपल टूल समझो फर्स्ट। ठीक है, इसको क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? सिंगल ऑपरेशन, हाँ बोलो। क्लियर हो गया, किंतु सिंपल टूल, एग्जांपल्स थोड़े से हाँ, चाहिए। क्या चीज? एग्जांपल्स चाहिए थे सर, एग्जांपल्स थोड़े से चाहिए थे। एग्जाम्पल्स, क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन एग्जाम्पल चाहिए आपको, है ना? जी सर।
सिंपल टूल्स ये क्या है, ये क्या है, ये किस में आएगा, ये क्या है, ब्लैंक। सिर्फ ब्लैंक है, सिर्फ ब्लैंक है ना, हाँ और एक ही स्टेशन है ना, एक ही हाँ। स्टेशन है। और ये जो सीट है वो फीड हो रहा है आगे, जैसे जैसे फीड आगे तरफ होते जा रहा है, नंबर ऑफ कंपोनेंट कटते जा रहे हैं, ठीक है, ओके नंबर ऑफ कंपोनेंट कटते जा रहे हैं। तो ये क्या आ गया, सिंपल टूल में, ठीक है, ये भी सिंपल टूल में आता है, यस सर, ठीक है, यस सर, हाँ सिंपल टूल में आता है, ये भी आएगा सिंपल टूल में। ओके सिर्फ डबल रो डबल पास, यही है ना, यस सर, सिर्फ डबल रो डबल पास है, डबल रो डबल पास, ठीक है सर, बोल सकते हैं डबल रो डबल पास या डबल रो डबल फीट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके सर, दोनों चीज आप बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है क्या आप बोलते हैं, लेकिन जो जो टेक्निकली बोल रहता है डबल रो डबल पास, ठीक है, ओके डबल रो डबल पास, सिंगल रो सिंगल पास, ठीक है। यस सर, तो ये आपको डेफिनेशन में बता रहा था, ये जो आएंगे आपको ये सारे के सारे सिंपल टूल में ही आएंगे, ठीक है। अब क्लियर, यहाँ पर मान लिया हमको होल डालनी है तो होल का ही सिर्फ रहेगा, सर होल का ही रहेगा, डबल लोड सिंगल पास भी हो सकता है ना, डबल रो सिंगल पास, हाँ डबल रो सिंगल पास भी हो सकता है, सही बात बोला। अगर आपने 2 डाई दिया है और सिंगल पास में ही दोनों को कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डबल रो सिंगल पास, डबल रो सिंगल पास, समझ में आया? ये सर तो प्रोग्रेसिव में आ जाएगा ना? नहीं, प्रोग्रेसिव में कैसे है, आप दोनों पंच एक साथ एक ही स्टेशन में काट रहे हैं ना, ये स्टेशन क्या है, ये स्टेशन है, आप देखिए ये स्टेशन है आपका, ये क्या है, यहाँ से यहाँ एक स्टेशन, वो सब कंपाउंड में आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सिंपल टूल नहीं आएगा, जो आपको दिखाया गया है ये डबल रो सिंगल पास है, ठीक है, डबल रो डबल पास, ठीक है, डबल रो डबल पास, तो ये आएगा, ये डबल रो डबल पास है तो ये आपको आ जाएगा, इसमें आपको ये किस में आएगा आपको, सिंपल टूल में, ठीक है, डबल रो डबल पास। अब आया कि अगर आपने डबल रो सिंगल पास किए, डबल रो सिंगल पास किए तो ये क्या हो रहा है, मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन, आप याद रखिए, ठीक है जी, मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन, बट मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन हो रहा है तो ये किस में आ जाएगा आपको, मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन, ये यहाँ भी कटिंग हो रहा है लेकिन इसको सिंगल पास हम कर रहे हैं, समझे, तो ये किस में आएगा, प्रोग्रेसिव में आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ दो डाई है, इसके लिए डाई है और इसके लिए डाई, ठीक है, डबल रो डबल पास, डबल रो सिंगल पास में ये आएगा आपको प्रोग्रेसिव, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेशन में 2 से ज्यादा कटिंग है तो भी आपका प्रोग्रेसिव ही कहलाएगा, ठीक है, ओके अब सर, समझ में आया, समझ Yes, में sir. आया कि नहीं, सबको Sir, क्लियर है, आगे. क्लियर Yes, sir. है। अब मैं चलता हूँ अपने डेफिनेशन पर, एनी सिंगल ऑपरेशन इन ए सिंगल स्टेशन इज कॉल्ड द सिंपल टूल, ठीक है, यही आप जो है जो जो आपसे पूछेगा नेक्स्ट, आपको जहां भी इंटरव्यू हुआ तो अगर पूछ दिया तो आप यही आंसर बोलेंगे, आपको आंसर यही देना है, इससे ज्यादा आंसर नहीं देना है, अगर आपने ज्यादा कहीं जोड़ तोड़ के बोला तो आप गलत हैं, ठीक है। दूसरा अब आता है प्रोग्रेसिव टूल, यहाँ देखो कहता है मोर देन वन ऑपरेशन, वन ऑपरेशन हो सकता है कि कटिंग ऑपरेशन हो सकता है लेंसिंग ऑपरेशन भी उसमें हो, ठीक है,
द प्रोग्रेसिव टूल जो है मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन। आप सब लोग वो ये जीन्स आप पहनते हैं, सभी आप जीन्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं जी सर। और उसका हुक देखिए, या पैंट पहनते हुए तो उसका हुक है आपके पास। उसका हुक क्या है? हुक जो है आपका प्रोग्रेसिव में बना हुआ है, ठीक है। क्या बना हुआ है? प्रोग्रेसिव, क्योंकि उसमें होल भी है, 2 और होल हैं, उसमें ब्लैंकिंग भी है, सब है ना जी। तो आप अपने हुक को देखिए, या किसी के पास जो है आपको ये भी क्या बोलते हैं उसको, वो असर भी होगा। तो इसमें देखिए प्रोग्रेसिव में ये जो डेफिनेशन बताया है, मोर देन वन ऑपरेशन इन ए डिफरेंट स्टेशन, ठीक है। एक स्टेशन पे एक से ज्यादा ऑपरेशन भी हो सकता है, समझे। एक ही स्टेशन पे एक से ज्यादा ऑपरेशन हो सकता है, इसीलिए मोर देन वन ऑपरेशन बोला गया। और इन ए डिफरेंट स्टेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए एक से ज्यादा ऑपरेशन हो तो एक स्टेशन पे ज्यादा ऑपरेशन है, फिर दूसरी स्टेशन पे भी है 2-4 ऑपरेशन, तीसरी स्टेशन पे भी 3-4 ऑपरेशन है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए एक डेफिनेशन दिया गया, मोर देन वन ऑपरेशन इन ए डिफरेंट स्टेशन, ठीक है। तो अलग अलग स्टेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशन भी हो सकता है, या एक स्टेशन में एक ऑपरेशन हो एक तो इसको कहते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टूल, ठीक है। और सिंगल स्टॉप ऑफ द रैम, ठीक है। सिंगल स्टॉक ऑफ द रैम के सिंगल स्टॉक के कारण जो है आपको एक ही एक से ज्यादा कटिंग ऑपरेशन हो इन डिफरेंट स्टेशन पे। तो आप पहले तो स्टेशन कहते किसको, ठीक है, ये क्लियर है आपको? स्टेशन किसको कहते हैं, क्लियर है? हाँ सर। नहीं, पहले जहाँ पे स्टेशन मशीन स्टेशन जहाँ पर डाई रखी हुई है हाँ, वो स्टेशन। नहीं, ये देखिए, अब फिर मैं वापस लाया आपको, ठीक है। ये जो है फीड एरिया, ये फील्ड देख रहे हैं, फील्ड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी फील्ड लिखा हुआ है, यहाँ भी फील्ड लिखा हुआ है ना जी। तो इसकी जो 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 इसको कहते हैं हम लोग, स्टेशन कहते हैं पिच को, पिच प्लस ब्रिज, पिच प्लस ब्रिज लिख लीजिए, पिच प्लस ब्रिज। वो चल रहा है ये। हाँ हाँ, मैं बोल रहा पिच हूँ नहीं, कंपोनेंट साइज प्लस ब्रिज लिखिए, लिखिए कंपोनेंट साइज प्लस ब्रिज, कंपोनेंट साइज ये प्लस रिकॉर्डिंग ब्रिज, नहीं सुन रहा हूँ मैं, वो क्लास का ही है। ठीक है। रिकॉर्डिंग का नहीं है, मैं बोल रहा हूँ क्लास का है, लाइव चल रही है। हेलो हेलो, वो उसमें ऑटोमेटिकली वाला रिकॉर्ड वाला भी। अंकित तो माइक म्यूट कर लो। सॉरी। ये जो फील्ड जो लिखा हुआ है आपको, ये आप देख रहे हैं, उसमें फील्ड लिखा हुआ है, क्लियर है? फीड है, फीड जो है, फीड का एरिया क्या कहलाता है आपको? जो फीड एरिया है वो तो फीड हम कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उसको कहेंगे पिच, एक्चुअली उसको कहते हैं हम लोग पिच, और दैट इज दूसरा टर्म में क्या कहते हैं? स्टेशन, ठीक है। स्टेशन, स्टेशन फीड एरिया, स्टेशन फीड एरिया और पिच, तीनों एक है, याद रहेगा। हेलो, स्टेशन फीड एरिया, फीड एरिया बोलो या स्टेशन बोलो या उसको पिच बोलो, ठीक है। हाँ यस सर। हेलो, हाँ, यस सर। तो ये तीनों एक ही है। अब
अब ये स्टेशन का क्या होता है कि जितना आप जैसे इसका विड्थ ले लीजिए, आप इसका विड्थ लेंगे यहाँ से यहाँ तक विड्थ लेंगे, प्लस क्या लेंगे, ब्रिज एरिया। ब्रिज एरिया माने बीच का मार्जिन, ये बीच का मार्जिन हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ आपको, बीच का ब्रिज एरिया हुआ, ये ब्रिज एरिया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रिज एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रिज एरिया है। तो हम कितना लेते हैं, जो फीड एरिया, जैसे यहाँ से यहाँ, जैसे कंपोनेंट लेंथ इसको कहलाया, कंपोनेंट लेंथ ले लीजिए या कंपोनेंट विड्थ जो भी आए, अगर कंपोनेंट विड्थ आया हो तो विड्थ ले लीजिए, प्लस आपका ब्रिज, ठीक है, प्लस आपका ब्रिज इक्वल टू कर सकते हैं आप, पिच भी कर सकते हैं उसको, फीड भी कर सकते हैं, फीड लेंथ भी कर सकते हैं, पिच भी कर सकते हैं, और स्टेशन क्लियर हुआ? हेलो, यस सर, स्टेशन क्लियर है सबको? स्टेशन sir. किसको कहते हैं? जो मैंने आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसमें स्टेशन मतलब समझ में नहीं आता होगा। इसमें स्टेशन मतलब ये हुआ कि मोर देन वन ऑपरेशन इन ए डिफरेंट स्टेशन। ये नहीं दिया हुआ है कि एक ही स्टेशन में एक ही ऑपरेशन होता हो, ये नहीं दिया हुआ है इसमें। इस डेफिनेशन में सिर्फ ये दिया हुआ है कि मोर देन वन ऑपरेशन इन ए डिफरेंट स्टेशन, एक से ज्यादा ऑपरेशन अगर अलग अलग स्टेशन में होता हो तो उसको कहते हैं हम लोग एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन, ठीक है। डिफरेंट स्टेशन में होता हो उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव टूल। मतलब एक से ज्यादा स्टेशन होगा, ऑलवेज प्रोग्रेसिव टूल में एक से ज्यादा स्टेशन होगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव टूल एक ज्यादा स्टेशन होगा, ठीक है। स्टेशन होगा या कह सकते हैं एक से ज्यादा पिच भी हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो अब आता है दूसरा, अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आया तो फिर बार बार पूछ लेगा, फिर बाद में कहेगा सर उसका फिर से बताइए, वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर वो किसी एक ही डेफिनेशन को 10 बार बताओ तो सही नहीं। कंपाउंड, मोर देन वन इन ए सिंगल स्टेशन, एक ही स्टेशन पे, अब एक ही स्टेशन पे एक से ज्यादा कटिंग ऑपरेशन, ठीक है। स्टेशन एक ही है लेकिन एक से ज्यादा स्टेशन एक ही है, टूल में एक फुल तो जो पूरा टूल है उसके अंदर एक ही स्टेशन, एक से ज्यादा ऑपरेशन होगा तो उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड टूल, ठीक है। कंपाउंड टूल सिर्फ कटिंग ऑपरेशन होगा, कंपाउंड टूल में सिर्फ कटिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है। कंपाउंड टूल में सिर्फ कटिंग ऑपरेशन ही होगा, दूसरा नहीं होगा। और प्रोग्रेसिव में एक से ज्यादा स्टेशन होंगे, वो प्रोग्रेसिव कहलाया। अभी जो आपने इसमें देखा ये आएगा, अब जो है मैं इसको दिखाता हूँ, ये जो आएगा आपका किस में आएगा, कंपाउंड, जो डेफिनेशन है उसके अनुसार से किस में आएगा, कंपाउंड में आ जाएगा। कंपाउंड में। वेरी गुड, अब आया कंपाउंड में, प्रोग्रेसिव में भी नहीं कंपाउंड में। क्योंकि प्रोग्रेसिव में क्या रहता है, एक से ज्यादा स्टेशन और एक से ज्यादा स्टेशन, हाँ एक से ज्यादा स्टेशन, और इसमें जो है एक ही स्टेशन रहेगा लेकिन मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन रहेगा। माने हो सकता है स्लॉट भी हो, उसमें जो है स्लॉट कटिंग भी हो, उसमें राउंड पंचिंग भी हो, उसमें जो है ब्लैंकिंग भी हो, तो उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड, ठीक है। क्लियर रहेगा? अब आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा है? जहाँ हम लोग गलती किए थे वहाँ सुधार हो रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पर, क्योंकि डेफिनेशन ही सब बताएगा आपको। डेफिनेशन पर कंपाउंड टूल का डेफिनेशन, मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन इन सिंगल स्टेशन, सिंगल स्टेशन। ये जो है आपको जो कंपाउंड टूल का जो डेफिनेशन दिया गया है वो सिर्फ कटिंग ऑपरेशन के लिए है, ना कि बेंडिंग ना फॉर्मिंग। लेकिन प्रोग्रेसिव टूल में जो है आपको लेंसिंग ऑपरेशन भी आ सकते हैं, ठीक है। लेंसिंग ऑपरेशन भी आ सकते हैं, उसमें
स्लाइड बेंडिंग हो, 1 mm की बेंडिंग हो, तो उसमें कर सकते हैं प्रोग्रेसिव टूल। और जो है प्रोग्रेसिव टूल में हम लोग करते भी हैं बेंडिंग, ठीक है। तो लेकिन अलग अलग स्टेशन पे करते हैं। क्या है, सिर्फ कटिंग ऑपरेशन ही आएगा, सिर्फ कटिंग ऑपरेशन ही आएगा, इसीलिए ये कंपाउंड टूल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन टूल, कॉम्बिनेशन टूल जो है क्या है, कॉम्बिनेशन टूल कटिंग और नॉन कटिंग। नॉन कटिंग जैसे कप शेप में फॉर्म करना है या फॉर्मिंग करना है, सीट को काटने के बाद फॉर्मिंग होगा। मान लीजिए सीट कट गई, उसी स्टेशन पे आपको फॉर्मिंग भी करनी है, तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसी स्टेशन पर फॉर्मिंग भी होगा और कटिंग भी होगी, वो हो गया आपको कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। यस सर। ठीक है, ओके अब सर। आता है, हाँ बोलो। सिंपल टूल भी देख लिए, कॉम्बिनेशन टूल भी। कब क्या होता है, जो जिसे कब क्या होता है कि आपको डेप्थ में आपको कम डेप्थ है, जो डेप्थ मतलब कि जो ग्लास की जो डेप्थ होती है वो कम है, मान लीजिए 20 mm या 10 mm है, जो कि हम आपको सिंगल स्टेशन में ही करने लायक हो, तो सिंगल स्टेशन में ही करने लायक हो तो उसको क्या करते हैं, वहां पे कट भी कर देते हैं और उसके साथ साथ जो है सो उसको फॉर्म भी कर देते हैं। फॉर्म मतलब आप कप शेप में फॉर्म कर देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन टूल, कटिंग और नॉन कटिंग इन ए सिंगल स्टेशन, ठीक है। जैसे कटिंग भी हो गया, और कटिंग भी हो सकता है सिंगल स्टेशन पे और बेंडिंग भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है टूल। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ फॉर्मिंग ही होगा या ड्रॉ ही होगा, इसमें कटिंग भी हो सकता है, कटिंग भी और बेंडिंग भी उसी स्टेशन पर हो रहा हो, सिंगल स्टेशन पर ही हो रहा हो, तो हम लोग उसको कॉम्बिनेशन टूल बोलते हैं। लेकिन जो आपने ये देखा, अभी जो आपने ये देखा, ये देखा आपने, एक से ज्यादा कटिंग ऑपरेशन सिंगल स्टेशन पे हो रहा है, ये तो आपने कह दिया कि हाँ ये, लेकिन इसको हम इस तरह से कहेंगे कि सिंगल पास डबल रो, ठीक है, सिंगल पास डबल रो, है ना, सिंगल पास डबल रो। जब आप इस तरह से यहाँ भी ब्लैंकिंग दे दिए, यहाँ भी ब्लैंकिंग दे दिए, तो सिंगल पास डबल रो में आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे आप सिंगल पास डबल रो, ठीक है। बट जो डाई कैटेगरी का है, डाई को जब हम कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि ये डाई जो है आपको किस कैटेगरी में आएगा, तो ये कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन है इसीलिए, ठीक है। एक ही स्टेशन पे आप मोर देन वन कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए वो कंपाउंड के अंतर्गत आया, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट पूछ यस लीजिए। सर। नो सर। ओके, गुड डे। हेलो हाँ बोलिए, सर, बोलो। ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था सर, सुबह ये आफ्टर लंच हो सकता है क्या क्लास सर, जैसे बाकी का जो बचा नहीं, हुआ है? वो क्या होता है कि मैं जैसे घर से आता हूँ तो थोड़ा फ्रेश भी रहता हूँ और थोड़ा जी काम का भी लोड कम पड़ता है, इसके जी, कारण से मैं करता हूँ अच्छे 10:30 से बजे पढ़। से। ऐसे तो मैं 10 बजे ही रखता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने बोला है कि नहीं सर 10:30, तो मैंने जी 10:30 कर दिया, आपके अनुसार से ही किया हूँ, ठीक है। अच्छा, आप धीरे धीरे हम डिजाइन की तरफ कर, लेकिन उससे पहले मैं डाइसेट के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। जो दूसरा होगा आपको कल से डाइसेट के बारे में बताएंगे, डाई सेट ठीक का। है। हाँ ठीक, डाइसेट और नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है, तो ठीक है। इसमें सिलेबस में क्या क्या है सर अपने ये कोर्स के? जिसे डिजाइनिंग का पूरा है, समझे, डिजाइनिंग का पूरा है, वो आपको फार्मूला के साथ बताया जाएगा, ठीक सर है। उसके पीडीएफ या डॉक्यूमेंट है तो वो सेंड कर देंगे आप व्हाट्सएप पे? पीडीएफ में भेजूंगा, लेकिन क्या है इसमें कुछ गलतियां हैं PDF, जी सर। तो उसको मैं सुधार देता हूँ उसके बाद, हाँ, ठीक सबसे है। लास्ट में आप हाँ हाँ, डाल देना। सबसे सबसे लास्ट में मैं दे दूंगा वो PDF सबको। वो क्या हमारे मेरे पे एक रेफरेंस रहेगा हाँ हाँ, कोर्स मेरे से मेरे related। पास PDF है, मैं भेज दूंगा सब,
ठीक है। ठीक। लेकिन जो ये पीडीएफ में ये नहीं दिया हुआ है आपका, जो ये हमारा अलग से अपने तरफ से ये किया है, ठीक है। जी जी ये जो डेफिनेशन है जो आपको दिखा रहे हैं, ये डेफिनेशन अपनी तरफ से है। मेरे को ये सभी नोट कर लेंगे कृपया करके। ये कर लिया सर नोट हमने। हाँ, तो ये जो है ये आपको हर इंटरव्यू में पूछेगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे और उसको प्रेस टूल के बारे में अगर कुछ बोलेंगे तो आपको पहला चीज ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि आपको कितने टाइप के टूल होते हैं, ठीक है। तो आप उसको बता सकें कितने टाइप के टूल होते हैं, उसकी डेफिनेशन भी पूछेगा। प्रोग्रेसिव किसको करते हैं, कंपाउंड किसको करते हैं, कॉम्बिनेशन किसको करते हैं, तो आपसे डेफिनेशन भी पूछेगा। ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ डेफिनेशन, ये हमने अपनी तरफ से दिया है आपको, ठीक है। ओके सर। ठीक है जी, तो ओके आप सर। सभी नोट कर लें। ओके, ओके सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर।